नमस्कार साथियों, टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे थे, उसी के तहत आज का टॉपिक है बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। तो इस टॉपिक से यूपी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ है, वीवीसी है, यूपीपी है, तो इस टॉपिक से प्रश्न पक्का है कि बनता ही है। तो आइए देखते हैं बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। तो भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। तो क्या बंगाल क्या था? तो सबसे उपजाऊ और समृद्ध था। तो बता दें कि बंगाल किसके अंतर्गत आता था? बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपने प्रथम कोठी शाहशुजा की अनुमति से बनाया था। किसकी अनुमति से? तो शाहशुजा की अनुमति से बनाया था। कौन? अंग्रेज। क्या किए थे? तो बंगाल में प्रथम कोठी किसकी अनुमति से? तो शाहशुजा की अनुमति से बनाया था। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। तो मुर्शिद कुली खां क्या था? तो बंगाल का स्वतंत्र शासक था। लेकिन वो क्या करता था? नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। जो मुगल बादशाह थे उनको नियमित रूप से क्या करता था? तो राजस्व भेजता रहता था। आगे देखते हैं क्या है। तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। किसने? तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? ये देखिए, पूछ लेता है, हमेशा से आया भी है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो पूछता है कि किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। तो मुर्शिदाबाद बता दें कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। कहाँ पर? तो भागीरथी नदी के तट पर था ये मुर्शिदाबाद। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकाबी किसको बोलते थे? तो अग्रिम कृषिकर था, जिसको ऋण प्रदान किया। किसने? तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकाबी अग्रिम कृषिकर ऋण प्रदान किया। इजारेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा को कहा जाता था। किसको? तो ठेकेदारी प्रथा तो उसको इजारेदारी प्रथा को ठेकेदारी प्रथा कहा जाता था। मुर्शिद कुली खां के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठता है। कौन? तो शुजाउद्दीन के पश्चात सरफराज का बंगाल का नवाब बना। बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां कौन था? तो बिहार का सूबेदार कौन था? तो अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बंगाल का नवाब बना। तो पूछ देता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में। तो इसमें क्या होता है? तो सरफराज खां को मारकर बंगाल का नवाब बनता है। कौन? अलीवर्दी खां। किसके बीच होता है? तो अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच, जिसमें सरफराज क्या होता है? सरफराज की हार होती है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसके समय में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके समय में? तो अलीवर्दी खां के समय में क्या हुआ? बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। तो अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगी। कौन कहा? तो अलीवर्दी खां ने। किसको बताया? तो यूरोपियों की तुलना किससे किया? तो मधुमक्खियों से किया था। कौन? अलीवर्दी खां ने। ये भी पूछ चुका है। आगे देखते हैं क्या है। अलीवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुगलों को कर देना बंद कर दिया। कौन? तो अलीवर्दी खां ने क्या किया? तो अपने शासनकाल में मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। यही पूछ चुका है कि मुगलों को कर देना किसने बंद कर दिया था? तो अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसके दामाद का बेटा सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। कौन? तो सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। किसके समय में होता है ब्लैक होल ट्रेजेडी? तो सिराजुद्दौला के समय में। आगे देखते हैं। जेड हालवेल ब्लैक होल घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। तो ये भी पूछ लेता है कि ब्लैक होल घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो जेड हालवेल थे। आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। किसके बीच होता है प्लासी का युद्ध? तो इसमें अंग्रेज सेनापति कौन रहता है? तो रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरा कौन रहता है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। कब? तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध मीर जाफर की धोखाधड़ी कारण क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। तो इसमें धोखाधड़ी कौन करता है? तो मीर जाफर धोखा कर देता है, जिससे क्या होता है? तो सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए क्या हुआ? तो मारा गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, जिसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दे दी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। किसने? तो मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने क्या किया? तो उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। कौन? तो मीर कासिम क्या था? अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। कौन? तो मीर कासिम था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि अब किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? तो मीर कासिम ने अपना क्या किया? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो एक चीज़ और पूछा है पहले कि बंगाल के राजधानी क्रम क्या है? तो बंगाल का राजधानी क्रम क्या है? तो सबसे पहले ढाका, फिर उसके बाद से मुर्शिदाबाद,
मुर्शिदाबाद, उसके बाद से मुंगेर, ये बंगाल की राजधानी का क्रम रहता है। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा तीनों के संयुक्त सेनाओं के बीच होता है। तो कौन कौन आता है इसमें? तो मीर कासिम जो अवध का नवाब रहता है, नहीं मीर कासिम सॉरी, और अवध का नवाब कौन आता है? तो शुजा-उद-दौला रहता है, तथा मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय, तीनों के बीच होता है। कौन कौन इसमें रहते हैं? तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। हेक्टर मुन्नो ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है। तो हेक्टर मुन्नो क्या करता है? तो हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है। बक्सर के युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। तो कब ये पूछ लेता है, ये भी पूछ चुका है पहले, पीवाई को लगाएंगे तो पूछता है कि कब जो अंग्रेजों का भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता कब स्थापित होता है? तो बक्सर के युद्ध के बाद ही क्या होता है? तो भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू रहता है। तो बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक? तो 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू रहता है। आगे देखते हैं, द्वैत शासन को 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये भी पूछा है कि द्वैत शासन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके समय में? तो 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। वही जबकि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन किसके समय में समाप्त हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया 1772 में। आप देख लीजिए ये बंगाल के नवाब, तो आप लोग इसी क्रम में इसको याद करिएगा। तो मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी शासन का, शुजाउद्दीन 1727 1739, सरफराज खां 1739 1740, अलीवर्दी खां 1740 1756, सिराजुद्दौला 1756 1757। फिर उसके बाद से आते हैं मीर जाफर। तो मीर जाफर क्या टाइम पीरियड आता है? तो 1757 से 1760। फिर मीर कासिम आते हैं, फिर 1760 से 1763 तक। कौन? तो मीर कासिम। फिर मीर जाफर आते हैं दोबारा 1763 से 1765 तक। फिर नजमुद्दौला आते हैं 1765 से 1766 तक। उसके बाद से कौन आता है? सैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक। मुबारक-उद-दौला कब से रहता है? तो 1770 से 1772 ईस्वी तक। तो ये रहा आज का टॉपिक, यही था जो है कि। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।